नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला से मैं हिंदी प्रवक्ता बिंदु। बच्चों, आज हम जिस शिक्षण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। हर विद्यार्थी के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं भविष्य को लेकर कि बड़ा होने के बाद यानी अपनी पढ़ाई जो है उसको पूर्ण करने के बाद वो क्या बनेगा, कैसे अपने सपने पूरे करेगा। कुछ विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कोई मैनेजर, कोई बैंकर। तो अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए वो अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है और इसी क्रम में पढ़ते पढ़ते वो उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे अपने सपने जो हैं साकार होते दिखाई देते हैं। परंतु इन उद्यमों को प्राप्त करने के लिए या इन व्यवसायों में सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी भी नौकरी को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उन्हीं के लिए उसे बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है, या ये कहें कि बहुत सारे लोगों में उसकी छंटनी हुआ करती है। क्योंकि आजकल जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि रोजगार के लिए मारामारी मची हुई है और इसी क्रम में बच्चे को अपनी उपलब्धियां, अपनी योग्यता, अपने अनुभव जो हैं उनको बताने के लिए जिस माध्यम से अपनी विशेषताओं का जिक्र करना होता है उसको स्ववृत्त कहा जाता है और आज उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्ववृत्त शब्द जो है वो अंग्रेजी के रिज्यूम शब्द का रूपांतरण है। इसे बायोडाटा भी कहा जाता है और करिकुलम विटेई भी इसे कहा जाता है। अभिप्राय ये ही है अपना वृत्त यानी अपना वृत्तांत तैयार करना, जिसमें विद्यार्थी अपने आप बीती या अपने जीवन से संबंधित मुख्य बातों का जिक्र इसमें करता है। अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी योग्यताओं, अपने अनुभव, प्रशिक्षण, कार्यकुशलता, उपलब्धियां आदि स्ववृत्त के माध्यम से यानी अपने बायोडाटा के माध्यम से वो उस प्रतिष्ठान में या उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करता है, उस कंपनी आदि के सामने प्रस्तुत करता है जिन्होंने रोजगार के लिए उसे आमंत्रित किया हो। तो अपनी इस विशेषता को या अपनी इस जानकारी को एक संक्षिप्त माध्यम के रूप में वो स्ववृत्त के माध्यम से ही प्रस्तुत करता है। तो इसका रूप कैसा होना चाहिए ये इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ में ये बताया गया है कि एक लड़का है नरेंद्र और वह मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करना चाहता है और मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहता है, बहुत बड़ी नौकरी प्राप्त करना चाहता है। पर एग्जीक्यूटिव का जो पद है उसको प्राप्त करने के लिए वो कई बड़ी बड़ी कंपनियों में जो विज्ञापन उनके द्वारा दिए जाते हैं उन विज्ञापनों के आधार पर वो अपना जो बायोडाटा है प्रस्तुत करता है, परंतु हर बार वो साक्षात्कार के लिए चयनित नहीं हो पाता। उसका बायोडाटा जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी उसे चयन उसका नहीं होता। इसी वजह से बड़ा परेशान रहता है। ऐसे ही एक दिन की बात है कि नरेंद्र इन ख्यालों में खोया हुआ है कि इस बार उसने जो नौकरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, बायोडाटा जो दिया था, स्ववृत्त लेखन जो प्रस्तुत किया था, तो उसका क्या होने वाला है। दरवाजे की घंटी बजती है और वो जाकर जब देखता है तो डाकिया उसके लिए पत्र लेकर आया है जिसमें ये स्पष्ट लिखा है कि उसका चयन नहीं हुआ है साक्षात्कार के लिए। वो बड़ा दुखी होता है और उसी समय उसके घर में उसके चाचा जी आए हुए हैं जो कि बम्बई में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं और उस कंपनी में कार्यरत होने के साथ साथ प्रतिष्ठित पद भी उनका है और बहुत सारी अच्छी जानकारियां व्यवसाय से संबंधित उनको है। वो नरेंद्र का उदास चेहरा देख करके पूछते हैं और हालांकि नरेंद्र उन्हें बताना भी नहीं चाहता, पर क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा ही उसे वो प्राप्त हुआ है पत्र जो है, इसलिए वो अपनी परेशानी में अपना सारा दुख जो है प्रकट कर देता है कि चाचा जी, इतना योग्य होते हुए भी मैं इस प्रकार से नौकरियों के लिए चयनित नहीं हो पा रहा हूँ। हर बार मैं मार्केटिंग के लिए अपना बायोडाटा प्रस्तुत करता हूँ परंतु मुझे चयनित नहीं किया जाता। शायद अपने भाई भतीजों का ही चयन ये कंपनी वाले कर लेते हैं, इसी वजह से शायद मुझे निकाल दिया जाता है। चूँकि
चाचा जी काफ़ी अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि कहीं ना कोई कमी रह जाती है जिस वजह से नरेंद्र का चयन नहीं हो पाता। तो वो उसे समझाने का प्रयास करते हैं स्ववृत्ति यानी बायोडाटा के बारे में, और रोजगार आवेदन के लिए जो पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसी से संबंधित विचार विमर्श इस पाठ में हुआ है कि कैसा बायोडाटा का रूप होना चाहिए, कैसा आकार होना चाहिए, भाषा कैसी हो, उसकी विशेषताएं क्या हो, उन पर ही चर्चा इसमें की गई है। तो चाचा जी उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं भी एक कंपनी में कार्यरत रहा हूँ, इस तरह से निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नहीं होता कि सभी बायोडाटा को कंपनी वाले या जो व्यक्ति चयन करने वाला है वो देख पाए। तो ऐसे चुनिंदा लोगों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है जिनका बायोडाटा यानी स्ववृत्त जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित और सुंदर तरीके से तैयार किया गया हो। इसके बाद चाचा जी स्ववृत्त संबंधी मंत्रणा या चर्चा जो है नरेंद्र के साथ करते हैं, उसे बताते हैं कि बायोडाटा का रूप कैसा होना चाहिए और किस किस प्रकार की आवश्यकताएं उसके लिए होती हैं। नरेंद्र को उन बातों से बड़ा ताज्जुब होता है, हैरानी होती है, क्योंकि जब चाचा जी उसे बताते हैं कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही योग्य हो, इस प्रकार की नौकरी के लिए बहुत योग्य हो, पढ़ने में बहुत होशियार हो बचपन से ही, परंतु कमी ये रही है कि तुम अपना बायोडाटा ही सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करते हो। क्योंकि जब चाचा जी उसका बायोडाटा मंगवा करके देखते हैं तो वो व्यवस्थित क्रम में और सुंदर ढंग से प्रस्तुत नहीं किया होता। तब चाचा जी उसे निर्देशित करते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं। उन्हीं क्रम में कुछ बातों का जिक्र हम कर रहे हैं बच्चों, कि चाचा जी द्वारा उसे बताया जाता है, यानी नरेंद्र को बताया जाता है कि मार्केटिंग का करियर चुनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर सिर्फ योग्यता ही मुख्य उपलब्धि नहीं है, या ये कहें कि उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो ही विशेष मायने नहीं रखती। इसके अलावा उसकी जो उपलब्धियां हैं और योग्यताएं हैं उनका जिक्र भी बायोडाटा में होना चाहिए। नरेंद्र को ताज्जुब होता है कि पढ़ाई लिखाई के साथ अन्य ऐसी उपलब्धियों या विशेषताओं का जिक्र करने की कहाँ आवश्यकता है। तब चाचा जी बताते हैं कि जैसे एक हॉकी की टीम में अगर खेलने वाला खिलाड़ी है या हॉकी टीम का अगर कोई कैप्टन है, तो इस बात का जिक्र अगर हमने बायोडाटा में किया है तो देखने वाला ये समझ जाता है कि वास्तव में जो व्यक्ति चुना जाने वाला है या जो व्यक्ति इसके लिए चयनित होने वाला है उसमें टीम भावना आवश्यक रूप से रही होगी, और इसके साथ ही साथ वह सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने में भी सक्षम होगा। इस बात को सुन करके उसे बड़ी हैरानी होती है, नरेंद्र बहुत ही हैरान होता है। साथ ही नरेंद्र को वो बताते हैं कि बायोडाटा हमेशा ही ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए, उसमें ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं होनी चाहिए जिससे हम अपनी बड़ाई या आशा से अधिक बातें बढ़ा चढ़ा कर कहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष ढंग से अगर हमारे अंदर कोई कमी रही है, पढ़ाई में भी भले ही हो या किसी उपलब्धि में हो, तो उनका जिक्र भी होना चाहिए। कोई विशेष उपलब्धि अगर है तो उसका जिक्र भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अनुभव अगर हमें किसी क्षेत्र में रहा है, जैसे हम किसी कॉलेज में व्याख्याता पद के लिए चयनित होना चाहते हैं, तो उसके लिए अनुभव की, कार्य अनुभव की आवश्यकता होती है कि आपने पहले किसी कॉलेज में या किसी शिक्षण संस्थान में अध्यापन करवाया हो, तो उसका जिक्र करना भी बहुत आवश्यक होता है। और जो बच्चे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अभी पूर्ण करके ताज़ा ही संस्थान से बाहर निकले हैं, तो उनके पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता, परंतु अपनी उपलब्धियां यानी कौन कौन से विषय थे, उनमें उनका क्या स्थान था या कितने प्रतिशत अंक उन्होंने प्राप्त किए, उनका जिक्र भी आवश्यक रूप से उसमें किया जाना चाहिए। अन्य उपलब्धियों में जैसे किसी को चित्रकारी में या फिर घूमने फिरने का शौक है, पर्यटन का, या फिर किसी विद्यार्थी का शौक भाषण वाद विवाद प्रतियोगिता में, पेंटिंग में रहा है, आपकी बागवानी में, जिन भी चीज़ों में आपकी रुचि है, आपकी हॉबी है, उनका जिक्र भी बायोडाटा में आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। फिर नरेंद्र उनसे पूछता है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, क्या अलंकारिक भाषा का इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। तब चाचा जी बताते हैं कि बायोडाटा कई बार मुद्रित रूप से यानी टंकित रूप से मंगवाया जाता है और कई बार
व्यक्ति के स्वयं के हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है। जब कंपनी इस प्रकार का या आवेदन पत्र में इस प्रकार की जब बात का जिक्र किया होता है तो उसके अनुसार ही उसे अपना बायोडाटा प्रस्तुत करना चाहिए, यानी हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है। ये ऐसा इसलिए करवाते हैं ताकि उसके लेखन के बारे में वो जान सके कि कैसी उसकी भाषा पर पकड़ है, भाषा शैली कैसी है, लिखाई शुद्ध है नहीं है। इन सब बातों की जानकारी के लिए कई बार हस्तलिखित और कई बार मुद्रित यानी टंकित प्रारूप जो है वो मांग लिया जाता है। फिर चाचा जी बताते हैं कि भाषा अलंकारिक नहीं होनी चाहिए, यानी बनावटीपन उसमें नहीं हो, सरल और सीधी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्पष्ट तरीके से बात सामने आ जानी चाहिए, यानी पढ़ने वाले को किसी प्रकार की असुविधा उसमें न हो। सारी बातें साधारण शब्दों में लिखी हुई होनी चाहिए। इस बात का उम्मीदवार जो है ध्यान रखे तो उसका प्रस्तुतिकरण बहुत बेहतर ढंग से हो सकता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात जो चाचा जी उससे नरेंद्र को बताते हैं कि बायोडाटा में हमेशा ही ये भी ध्यान रखें कि जो आवेदन मांगा गया है या जो विज्ञापन दिया गया है उसमें जो क्रमांक है, तिथि है, पद का नाम है, उन सब चीज़ों का भी जिक्र करना चाहिए। वे उसे बताते हैं कि कई बार पद जो है बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत बड़ी नौकरी के लिए जब विज्ञापन प्रेषित किया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग अपना चयन करवाने के लिए नहीं आते, यानी ऐसी स्थिति में बहुत कम लोग हुआ करते हैं। और अगर पद छोटा है यानी बहुत बड़ी नौकरी नहीं है तो उस समय आवेदन करने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार का साक्षात्कार हेतु चयन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहला आधार होता है बायोडाटा और उसी के आधार पर ही विद्यार्थी को या उम्मीदवार को चुना जाता है। तो विद्यार्थी ये भी ध्यान रखे कि रिज्यूम पर जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है, यानी कई बार फोटो आदि के लिए कहा जाता है तो उसमें अपनी नवीनतम फोटो है उसमें लगाए। इसके साथ ही अपना व्यवहारिक जो अनुभव है, शैक्षणिक योग्यता है, उनके बारे में भी जानकारी दे। साथ ही स्ववृत्त को बहुत ही सुंदर और स्पष्ट शब्दों में अंकित करे। जब नरेंद्र ये पूछता है कि बायोडाटा की शब्द सीमा क्या हो या कितना बड़ा बायोडाटा प्रस्तुत किया जा सकता है, क्या ये बहुत अधिक बड़ा हो या छोटा हो, तब चाचा जी उसे बताते हैं कि ये पद के अनुरूप हुआ करता है। जब किसी छोटे पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, विज्ञापन निकाले जाते हैं, तो उसमें जो बायोडाटा है यानी रिज्यूम या स्ववृत्त जो है बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, 2-3 पेज में ही पर्याप्त ये होता है। और अगर किसी बहुत बड़े पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उस स्थिति में 9-10 पेज का भी बायोडाटा हो सकता है, जिसमें वो अपना परिचय के अंदर अपना नाम, पिता का नाम, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक ही नाम के बहुत सारे प्रतिनिधि या उम्मीदवार आ जाते हैं, तो उस स्थिति में अपने पिता का नाम और जन्म तिथि, माता का नाम, ये सब बातें भी जिक्र अवश्य की होनी चाहिए। इसके साथ साथ अपना व्यवसायिक, अपना घरेलू पता जो है, या फिर कहीं अगर आप और काम कर रहे हैं, व्यवसाय आपने अपना रखा है, तो उस स्थान का पता अपने पत्र व्यवहार के लिए। इसके साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर या घर का जो फ़ोन नंबर है वो भी देना चाहिए। ईमेल एड्रेस आदि जो है वो भी हमें उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके बाद बात आती है अनुभव की। अगर आपने पहले उस क्षेत्र से संबंधित आपका कोई अनुभव है, कोई कार्य किया है, तो उसका जिक्र अवश्य उसमें किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आपकी योग्यताएं जो हैं, आपकी उपलब्धियां जो हैं, जैसे आपने 10वीं कक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की, आपका बोर्ड कौन सा था, 10वीं कक्षा में आपके विषय कौन से थे, और आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत से आप उत्तीर्ण हुए हैं, 12वीं कक्षा का क्या रिकॉर्ड है, ऐसे ही बीए है, बीएससी है, जो भी आपकी उपलब्धियां हैं या योग्यताएं हैं, उनका जिक्र आपको व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि पहले आप बीएससी के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद आप 10वीं के नंबर जो हैं उनके बारे में अपना प्रतिशत या उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। तो व्यवस्थित और सुंदर तरीके से बायोडाटा को प्रस्तुत करना चाहिए। इसके साथ ही साथ परीक्षा जो है उसका वर्ष आदि भी अंकित करना चाहिए कि किस वर्ष में आपने परीक्षा उत्तीर्ण की। उन सब बातों का जिक्र जो है बायोडाटा में व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। कई बार उम्मीदवार जो है
इस तरीके से बायोडाटा प्रस्तुत कर देता है कि देखते ही नियोक्ता के मन में उसके प्रति गलत धारणा विकसित हो जाती है। तो इस तरीके से बचना चाहिए, इस तरीके से हमें अपने बायोडाटा कभी भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। चाचा जी ने इन बातों के बारे में जिक्र करने के बाद नरेंद्र को बताया कि मैंने देखा कि बायोडाटा में तुमने बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र नहीं किया जो तुम्हारे बहुत अच्छे, ये कह सकते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत ही मुख्य बिंदु तुम्हारे लिए जो साबित हो सकते थे, उन बातों का जिक्र नहीं किया। क्योंकि जब नरेंद्र ने उनको बताया कि भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिता में मेरी बहुत रुचि है, बहुत सारे पुरस्कार, यहाँ तक कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त मैंने किया था, चाचा जी को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि उन्होंने उसे बताया कि तुम मार्केटिंग में काम करना चाहते हो, जिस प्रकार एक व्यक्ति मार्केटिंग करने वाला ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, एक कंपनी या कोई भी बड़ा प्रतिष्ठान है, वो अनेक प्रकार के विज्ञापन भी देता है ताकि ग्राहकों को लुभाया जा सके, आकर्षित किया जा सके। तो मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति में वाक्पटुता हुआ करती है, यानी ग्राहकों को आकर्षित करने का गुण होता है। तो अपनी इस उपलब्धि का जिक्र, यानी वाद विवाद में तुम्हारा अच्छा स्थान रहा है, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त किए हैं, भाषण प्रतियोगिता में भी अव्वल रहे हो, तो इन बातों का जिक्र तुम्हें अपने बायोडाटा में करना चाहिए था। वो उसे समझाते हैं और फिर निर्देशित करते हैं कि तुम अपना एक बायोडाटा तैयार करके लाओ। उसके बाद चाचा जी ने जैसा बताया था कि सुंदर और व्यवस्थित ढंग से हो, उसमें उपलब्धियों का जिक्र हो, अनुभव जो भी हैं उनका जिक्र हो, और इसके साथ साथ जो योग्यताएं हैं उन सब की जानकारी, परिचय आदि भी व्यवस्थित ढंग से हो। तो उनके अनुसार तैयार करके नरेंद्र जब उनके सामने बायोडाटा लेकर के आता है, तब चाचा जी उसे देखकर बड़े खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि ये तो हमारी सफलता का पहला पड़ाव था, अभी दूसरा पड़ाव बाकी है। तब नरेंद्र को बड़ी हैरानी होती है और वो कहता है कि ये दूसरा पड़ाव अब क्या रह गया। तब वो बताते हैं कि आवेदन जो है, आवेदन पत्र जो है, ये भी दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें चयनित करवाने में अहम भूमिका रखता है। नरेंद्र कहता है कि जब सारी बातों का जिक्र बायोडाटा में, रिज्यूम में किया जा चुका है, स्ववृत्त में किया जा चुका है, तो अब आवेदन पत्र की कहाँ आवश्यकता रही। चाचा जी बताते हैं कि आवेदन पत्र में उन सब बातों का जिक्र किया जाता है जो विज्ञापन में दी गई थी, यानी विज्ञापन में जो क्रमांक दिया होता है, तिथि दी होती है, आपकी उस पद का जो जिक्र दिया होता है, किस पद के लिए आपको चयनित किया जाना है, उन सब चीज़ों की जानकारी आवेदन पत्र के अंदर दी हुई होती है। इसके साथ ही साथ उस पद के लिए आप कितने गंभीर हैं, उस संस्था के प्रति आपको क्या जानकारियां हैं और उस संस्था के लिए किस समर्पित भाव से आप काम कर सकते हैं, उसके बारे में आवेदन पत्र में ही लिखा जाता है। इसके साथ ही आवेदन पत्र से हमारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी किया जाता है। आवेदन पत्र में जो भाषा होती है वो मौलिक भाषा प्रयोग में लाई जाती है, तो उससे संस्थान को या नियोक्ता को ये पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो आवेदन पत्र भी एक बहुत मुख्य या अहम रोल जो है वो रखता है। इसीलिए आवेदन पत्र को व्यवस्थित ढंग से, जैसे शुरुआत में हम जो संबोधन करते हैं, जैसे सेवा में जिस भी व्यक्ति के लिए हम लिख रहे हैं, जैसे मुख्य प्रबंधक के नाम लिख रहे हैं तो उनके लिए संबोधन, अभिवादन, उसके बाद जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी जानकारी देते हुए अपनी योग्यताएं, उपलब्धियां और उस संस्था के बारे में आप क्या क्या जानकारी रखते हैं, उस संस्था के लिए आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, आपके क्या अनुभव हैं, उन सब बातों का जिक्र करते हुए, और ये भी कि मैं इस संस्थान में लंबे समय तक, हर कंपनी या हर संस्था चाहती है कि जो भी नियोक्ता, क्षमा चाहूँगी, जो भी उम्मीदवार हो वो लंबे समय तक हमारी संस्था में टिका रहे। तो इन आशाओं पर, आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इन सब बातों का जिक्र आवेदन पत्र में किया जाता है, तो इसका ध्यान भी रखना आवश्यक है। इस प्रकार चाचा जी उसे बताते हैं और उसके बाद वो उसे इस बात का भी जिक्र करते हैं कि इन सब के साथ अगर आप ये भी ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं है, जिस संस्था से आप अभी निकल करके आए हैं, जहाँ से आपने पढ़ाई पूर्ण की है, उन संस्थाओं के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम, जैसे आपके कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका नाम भी आप इसमें दे सकते हैं। जो उस संस्था से या उस प्रतिष्ठान से संबंधित जानकारी रखते हैं, उन व्यक्तियों का अगर नाम दिया जाता है संदर्भ के रूप में, तो उनके माध्यम से
उस संस्था या प्रतिष्ठान को ये विश्वास हो जाता है कि उम्मीदवार जो है वो वास्तव में उत्तरदायी व्यक्ति है और ऐसे लोगों से संपर्क रखता है जो विषय से संबंधित जानकारी रखते हैं, तो उससे भी हमें चयन में मदद मिलती है। तो ऐसी बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बातें चाचा जी जो है नरेंद्र को बताते हैं। बच्चों, जैसे हम देखते हैं कि अगर शादी भी की जानी है तो आजकल उससे पहले बहुत सारी जानकारी मांगी जाती है, एक तरह का बायोडाटा ही मांग लिया जाता है, परंतु उसमें पारिवारिक जानकारी जो है अधिक ली जाती है। परंतु व्यावसायिक जो बायोडाटा तैयार किया जाता है उसमें हमारी योग्यताएं और उपलब्धियों का जिक्र अधिक रहता है। ये सब जानकारियां जब चाचा जी ने नरेंद्र को दी तो नरेंद्र ने उनके अनुसार, उनके कहे अनुसार कुछ जुड़ाव घटाव करते हुए अपना बायोडाटा और एक अच्छा सा आवेदन पत्र उनको लिख करके दिखाया। उसे देख करके चाचा जी बड़े संतुष्ट हुए। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ उनके जानकार हैं जो चाहें तो नरेंद्र को इस तरह की कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद आसानी से दिला सकते थे, परंतु चाचा जी ऐसा नहीं चाहते क्योंकि ये गलत है। योग्यता के आधार पर ही चयन होना चाहिए। उन सब बातों की जानकारी जो है चाचा जी नरेंद्र को दे चुके थे और नरेंद्र ने वैसा ही किया। अगली बार जब आवेदन आया, ये विज्ञापन आया, तो उसके अनुसार अपनी योग्यताओं का जिक्र करते हुए उसने बहुत ही अच्छा बायोडाटा यानी अपना रिज्यूम तैयार करके भेजा। साथ ही एक सुंदर और व्यवस्थित आवेदन पत्र भी उसने भेजा और परिणाम स्वरूप उसका चयन हो गया। इसके बाद का जो दृश्य दिखाया गया है कि दरवाजे की घंटी बजती है और चाचा जी जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने नरेंद्र खड़ा है, उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा है और एक गर्म सूट लेकर के वो चाचा जी से मिलने जाता है। सीधी सी बात है, स्पष्ट है कि नरेंद्र का चयन अब हो चुका था, जिसने पहले बहुत सारे प्रयास किए थे चयनित होने के लिए, परंतु जानकारी के अभाव में यानी बायोडाटा या रिज्यूम की जानकारी न होने के कारण ही वो हर बार रह जाता था। अव्वल दर्जे का उम्मीदवार होने के बावजूद भी नरेंद्र का चयन नहीं हो पाता था। तो बच्चों, ये पाठ हमें समझाता है कि अगर किसी भी पद के लिए हमें चयनित होना है, अगर हम किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो उसके बारे में हमें व्यवस्थित तरीके से अपना रिज्यूम यानी स्ववृत्त तैयार करना आना चाहिए और एक व्यवस्थित ढंग से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आना चाहिए। क्योंकि अब तक हमने अन्य कक्षाओं में प्रार्थना पत्र लिखना सीखा है और प्रार्थना पत्र की तरह ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। तो आवेदन पत्र जो है सुंदर व्यवस्थित ढंग से सही जानकारियों के साथ यानी ईमानदारी से तैयार किया जाना चाहिए। अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए। सही सूचनाओं का संकलन उसमें होना चाहिए। अपनी उपलब्धियों, योग्यताओं, अपने कार्य अनुभव, प्रशिक्षण आदि का जिक्र करते हुए हमें अपना बायोडाटा प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा जो है अलंकारिक न हो, सीधी सरल हो और इसके साथ ही साथ सीधी सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया बायोडाटा ना ही तो अधिक बड़ा होना चाहिए और ना ही अधिक छोटा होना चाहिए। हमारे से संबंधित सभी वो जानकारियाँ जो एक नियोक्ता चाहता है वो हमें उपलब्ध करवा देनी चाहिए, ताकि चयन करने में और साक्षात्कार के लिए चयनित होने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो और हम उस भीड़ से अलग होकर के अपना मनवांछित उद्देश्य जो है उसको पूर्ण कर सकें। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।